नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारा बोझ के अंदर। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के अंत के अंदर कुछ सवाल किए गए, उनके सही जवाब देने वालों के लिए एक इनाम प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट जरूर करें। वही महाराष्ट्र राज्य के अंदर अब पूरी तरह से इस महामारी के चलते कोहराम मचाया हुआ है, तो दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी का पेच लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो दूसरी तरफ आज रमजान का महीना प्रारंभ हो चुका है। वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर रमजान को लेकर बड़े और कड़े निर्देश भी दिए, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना है और इस महीने के अंदर लोग मस्जिदों के अंदर जाकर नमाज को अदा करते हैं। लेकिन इस बार भारत के अंदर इस महामारी के चलते पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते कड़े निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी चोरी छुपके से अगर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल और खुद सीएम पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उनकी जो बैठक गृह मंत्री अजीत पवार के साथ में हुई थी, उसके बाद में एक आदेश पारित करके उन्हें मनोनीत करने के लिए आदेश भेजा गया था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो दूसरी तरफ अब इस रमजान के पवित्र महीने को लेकर उद्धव की सरकार सख्ती से बरत रही है, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे भारत के अंदर टॉप लिस्ट पर चल रहा है, जिसके अंदर पर डे लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है और लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति भी सामने होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि आशंका ये भी जताई जा रही है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा और इसके बाद में फिर से जो हॉट स्पॉट जिले और राज्य बन रहे हैं, उन जिलों और क्षेत्रों के अंदर फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र राज्य की पालघर की घटना हुई थी, उस घटना को लेकर अब संत समाज ने सीबीआई से मुलाकात की है और गृह मंत्री अमित शाह के अंदेशा ये भी सामने आ रहा है कि उन्होंने सीबीआई जांच करने के आदेश भी दे दिए। चौथी बड़ी खबर यह भी है कि जो पालघर की घटना हुई थी, उस गांव की महिला सरपंच थी सुमित्रा ने, उसने कई बड़े खुलासे भी किए हैं इस घटना को लेकर कि वो साधु संत रास्ते से जा रहे थे और साजिश के तहत उनके ऊपर अटैक किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे साधु संत और वहां से गुजरने वाले जो अपने हिंदू लोग थे उनके ऊपर भी अटैक हो चुके। वही वहां की सरपंच ने यह भी कहा सुमित्रा ने कि जो साजिश रची गई थी उसके तहत शरद पवार के भी आदमियों के हाथ सामने होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जब भी चुनाव का समय होता था तो इस गांव के अंदर पूरी तरह से फोकस हमेशा की तरह राजनेताओं का भी रहता था। लेकिन उस गांव के द्वारा किए गए इस अटैक के बाद में 3 साधु संत देव लोग गमन हो गए। उसके बाद में रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस और जो सर्कुलर गैंग थी एंटियोनियम उनके खिलाफ अर्णव गोस्वामी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया, क्योंकि अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर वो पहले से ही निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। और अब पालघर की घटना को लेकर सोनिया गांधी पर डिबेट चल रहा था। इसी बीच में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और केंद्र शासित राज्यों के सांसदों ने अर्णव गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। उसके चलते कल अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा ऐतिहासिक फैसला मिलते हुए 3 सप्ताह तक और रोक लगा दी गई और मुंबई के पुलिस कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके स्टूडियो और उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी कमिश्नर के द्वारा, जो सोनिया गांधी और कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों के लिए कड़ा सबक था। और ऐतिहासिक फैसले के चलते अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा कि ये पूरे भारत के लोगों की जीत हुई है, क्योंकि संत संप्रदाय के साथ में पूरा देश खड़ा है, क्योंकि संत समाज के लोग भी अर्णव गोस्वामी के समर्थन में आ पहुंचे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी दूसरे पक्ष के या फिर ऐसी मॉब लिंचिंग घटना सामने आती है तो ये सर्कुलर गैंग हमेशा बयानबाजी और ट्विटर पर ट्रेंडिंग भी रहती है, लेकिन आज इन 3 संतों की जो मॉब लिंचिंग हुई है उनके खिलाफ ये गैंग पूरी तरह से चुप क्यों है, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी से कई सवाल जवाब भी किए थे। उसके नाराज होकर कांग्रेस के समर्थक जो यूथ कांग्रेस के उन्होंने उनकी पत्नी और अर्णव गोस्वामी पर घर लौट रहे थे उस समय रात के समय में अटैक कर लिया, जिनकी कार क्षतिग्रस्त भी हुई थी। इसके बाद में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ उद्धव के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस का कैंपेन शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा के दिग्गज नेता है
उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है और अब महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी पूरी तरह से उलझती हुई जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के ऐसे सीएम है जो ना तो विधान परिषद के सदस्य है ना ही विधान सभा की, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले विधान परिषद की जो 9 सीटें खाली हो रही है उन पर चुनाव करवा के उनमें से किसी एक सीट पर जीत हासिल करके अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सीट चाहिए थी। लेकिन पूरे देश के अंदर इस कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव को अनिश्चितकालीन तौर पर स्थगित कर दिया, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के पास में दूसरा ऑप्शन राज्यपाल के पास में जो 2 सीटें रहती है उस 2 सीटों का ही ऑप्शन बचता है। लेकिन पिछले कई दिनों से भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल जो महाराष्ट्र के है वो उद्धव ठाकरे और अजित पवार से नाराज भी चल रहे हैं और अब पालघर की मॉब लिंचिंग के बाद में भाजपा पार्टी पूरी तरह से दाव पेच खेलने को तैयार हो चुकी है उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि दिल्ली की दिग्गज कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने जिस समय अर्णब गोस्वामी पर अटैक हुआ था उस समय ट्वीट करके ये भी कहा था कि आज कांग्रेस की जीत हो रही है, जिसके चलते उन पर भी कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए। इसके बाद में दिल्ली के बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बयान दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ में अर्णब गोस्वामी ने कोई भी टिप्पणी नहीं की थी और इतना घबराने की भी कोई ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अर्णब गोस्वामी ने संत जो समाज था उनके साथ में खड़े होकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी थी, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है। संत संप्रदाय के लिए भी कोई कानून या व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा कि जो सोनिया गांधी पर आरोप और बयानबाजी कर रही है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि लखनऊ की यूनिवर्सिटी के अंदर एक अहम खुलासा भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ पालघर की घटना को लेकर अब सीबीआई के पास में जरूरी डॉक्यूमेंट पहुंच चुके हैं और सभी सीबीआई इसकी पूरी जांच करेगी, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने पालघर की मॉब लिंचिंग को देखते हुए 110 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी फंसी हुई है और दूसरी तरफ इस महामारी से भी निपटना है। दोनों जंग लड़ी जा रही है उद्धव ठाकरे के द्वारा, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर इस जंग के अंदर भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी कुर्सी को बचाने में भी फेल होते हुए पूरी तरह से नजर आ रहे। यहाँ तक कि बीजेपी के एक दिग्गज कार्यकर्ता ने मुंबई कोर्ट के अंदर भी अर्जी दाखिल की कि उद्धव ठाकरे अगर अपना इस्तीफा देते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस को अपने ऑपरेशन और पूरी तरह से प्लानिंग करने की एक और वजह मिल जाएगी, जिसके तहत उद्धव ठाकरे ने जो मां अखाड़ी की सरकार बनाई थी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की, उसके खिलाफ में देवेंद्र फडणवीस को जो ये पिछले 6 महीनों का समय बचा है उसके अंदर उद्धव ठाकरे और भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं और भाजपा के साथ में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के कई एमएलए और विधायक इस्तीफा देकर फिर से शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को अब दोनों तरफ कड़ी मुश्किल का सामना करना होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि संजय राउत ने यह भी बयान दिया है कि भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र की राज्यपाल है वो केंद्र की सरकार के दबाव में कार्य कर रही है और इसके चलते उद्धव ठाकरे को वो मनोनीत भी नहीं करते, जिसके ऊपर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह भी जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उद्धव ठाकरे को मनोनीत करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। और भाजपा ने भी अपना कैंपेन शुरू कर दिया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ। अगर उद्धव ठाकरे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक सीट पर मनोनीत नहीं करती है विधान परिषद की, तो फिर उद्धव ठाकरे को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद अगर उद्धव ठाकरे फिर से अपनी सरकार बचाना चाहत रखते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे को जो उनके तीनों पार्टियों के जो विधायक है उन सबको जोड़ करके वापस रखना होगा और इस उद्धव ठाकरे को फिर से सीएम पद की कुर्सी तभी हासिल होगी जब वो एक भी विधायक अलग नहीं होगा। लेकिन भाजपा पार्टी पहले से ही साफ कर चुकी है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसकी ऑपरेटिंग गृह मंत्री अमित शाह खुद कर रहे हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग चली थी ऑपरेशन लोटस के तहत, उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायक और उन्होंने भी इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ में आ गए, उनके अंदर शामिल हो गए, जिसके बाद कमलनाथ की सरकार और कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया गया था। और अब महाराष्ट्र के अंदर भी उसी प्रकार का दाव पेच
खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसके चलते सोनिया गांधी लगातार शरद पवार, उद्धव ठाकरे और से लगातार बातचीत भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई इसका पूरी तरह से तोड़ नहीं निकला, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अभी तक इस पर कोई जवाब या फिर ट्वीट नहीं किया है। क्योंकि जब चुनाव हुए थे 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ दी गई थी, उस समय भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा पार्टी के अंदर पूरी तरह से गेंद फेंकने की कोशिश लगातार जारी रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी तरह से बहुमत साबित नहीं कर पाए और फिर से उन्हें इस्तीफा देकर महाराष्ट्र की सीएम तौर की कुर्सी को उद्धव ठाकरे को देनी पड़ी, जिसके चलते उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाअखाड़ी की सरकार बनाई और अब सीएम पद की कुर्सी के लिए दांवपेच फिर फंस गया उद्धव ठाकरे के गले के अंदर। क्योंकि एक तरफ महामारी और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की कुर्सी की जंग को बचाना। अगर उद्धव ठाकरे अपने सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र के अंदर लागू हो जाएगा और उसके बाद में राज्यपाल कभी भी देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिला सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए कड़ी झटका होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी कड़ा झटका होगा। क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो राजनीति सामने दिखाई दे रही है, उसके चलते कई मतभेद सामने आ रहे हैं, जिसके तौर पर उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल को लेकर भी कई मतभेद सामने आए थे, लेकिन आखिरी वक्त में दांवपेच खेल के उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार को पूरी तरह से बना लिया। लेकिन अब उनकी कुर्सी पूरी तरह से फंसी हुई है, जो कभी भी इस्तीफा देने की कगार पर आ सकती है। क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है और अगर 3 मई के से पहले अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें मनोनीत नहीं करेंगे तो फिर उद्धव ठाकरे को कुर्सी के सीएम पद के से इस्तीफा देना ही होगा, जो आखिरी फैसला होगा इनका राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। क्योंकि एमवीए के तहत राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई कैंपेन भी चला रहे हैं और लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और अब इस पालघर की बॉम्ब ब्लीचिंग को लेकर उद्धव ठाकरे पर कई बड़े सवाल और खुलासे होने की कगार पर आ पहुंचे, जिसके चलते उद्धव ठाकरे, संजय राउत कई बार ऐसे भी विवादित बयान भी दे चुके हैं। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।